मार्च 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में भाजपा की कोर कमेटी की एक बैठक चल रही थी। इस बैठक के कई मुद्दों में से एक मुद्दा ये था कि भाजपा के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को किस जगह से चुनाव लड़वाया जाएगा। इस पर भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सुझाव देते हुए कहा कि उन्हें बिहार के पटना से चुनाव लड़ाना चाहिए। तभी बैठक में एक सधी हुई आवाज ने असहमति जताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी यूपी से चुनाव लड़ेंगे। राजनाथ सिंह ने उस शख्स के सुझाव को नकारते हुए कहा वो भाजपा के अध्यक्ष हैं और वो यूपी से चुनाव लड़ते आए हैं। नरेंद्र मोदी को किसी और जगह से चुनाव लड़ाना चाहिए। लेकिन उस शख्स ने राजनाथ सिंह के सुझाव पर ध्यान भी नहीं दिया और बैठक को अगले मुद्दे की ओर आगे बढ़ा दिया। बैठक खत्म होने के बाद उस शख्स ने जाते जाते राजनाथ सिंह को फिर से उस सुझाव पर गौर करने को कहा। वो शख्स आमतौर पर किसी भी तरह का समझौता करने का आदी नहीं था और ये उसका कोई दम भी नहीं था। वो पहले से इस बात का निष्कर्ष निकाल चुका था कि अगर यूपी में जाति और धर्म के जाल को काटना है तो पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को यूपी से ही चुनाव लड़वाना होगा। लेकिन उस शख्स के बार बार कहने पर राजनाथ सिंह को इस बात के लिए राजी होना ही पड़ा और इस तरह नरेंद्र मोदी ने यूपी के वाराणसी से चुनाव लड़ा। उसके बाद क्या हुआ ये पूरा देश जानता है। लेकिन वो शख्स आखिर था कौन? वो थे भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। वो अमित शाह जिन्होंने मोदी को पीएम मोदी बनाया। वो अमित शाह जिनके काल में भाजपा ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। वो अमित शाह जिन्होंने भाजपा के मेंबर्स की संख्या 2 करोड़ से 11 करोड़ तक पहुंचा दी। लेकिन अमित शाह आखिरकार अमित शाह बने कैसे? नमस्कार, मैं हूं तनुज दीक्षित और आज हम आपको सुनाएंगे कहानी अमित शाह की। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में एक गुजराती कारोबारी अनिल शाह के घर में जन्मे अमित शाह ने अपनी जिंदगी के पहले 16 वर्ष गुजरात में अपने पैतृक गांव मानसा में ही बिताए। मानसा में ही उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी की। मानसा के RVLD स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले उनके सहपाठी सुधीर बताते हैं कि अमित शाह ने 7वीं कक्षा में पहली बार मॉनिटर का चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें 50 बच्चों में से 75% वोट मिले थे। यह अमित शाह के जीवन का सबसे पहला चुनाव था। उनके एक और सहपाठी बताते हैं कि अमित शाह में गजब की प्रतिभा भी थी। वो एक जादूगर की तरह किसी को भी गुण को पहचान लेते थे और वो जिस भी लक्ष्य को एक बार करने की ठान लेते थे उसे प्राप्त करके ही रहते थे। खैर, 16 साल की उम्र में अमित शाह मानसा से अहमदाबाद आ गए, जहां उन्होंने RSS ज्वाइन कर ली और RSS की ही इकाई ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़कर काम करना शुरू कर दिया और महज 2 साल में ही अमित शाह को गुजरात इकाई का संयुक्त सचिव बना दिया गया। 1980 का दशक शाह की जिंदगी के लिए काफी मायने रखता है। यही वो दशक था जिसमें शाह ने अपनी धार्मिक और राजनीतिक जमीन तैयार करनी शुरू की थी। RSS के साथ साथ उस वक्त शाह का झुकाव एक संत की तरफ भी था, जिनका नाम था स्वामी वामदेव। पश्चिमी यूपी के रहने वाले स्वामी वामदेव उन 5 महंतों में से एक थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए सबसे पहले मुहिम छेड़ी थी। अमित शाह ने वामदेव से ही हिंदुत्व के सारे गुण सीखे हैं। वामदेव के ही कहने पर अमित शाह ने पहली बार साल 1986 में हरिद्वार में हुए कुंभ में हिस्सा लिया था। उस कुंभ के दौरान वामदेव हर सुबह अमित शाह को किसी न किसी महंत के पास भेजते थे। अमित शाह उस महंत के पास जाते और उनके साथ कुछ समय बिताते और उसके बाद वो उसी डेरे के संतों के साथ लंगर खाते और फिर दक्षिणा लेकर वापस आ जाते। इस दक्षिणा से अमित शाह कुंभ में एक साइकिल किराए पर लेते थे और उसी साइकिल पर बैठकर वो कुंभ का चक्कर लगाते थे। कुंभ में हुए अनुभवों ने शाह का जीवन पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जब उन्हें पहली बार हिंदू धर्म की महानता का पता चला, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पहली मुलाकात अहमदाबाद में संघ की शाखा के दौरान हुई। वो था साल 1980। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह में दोस्ताना पनपना शुरू हुआ साल 1987 में, जब दोनों ने RSS से बीजेपी में कदम रखा। ये वो वक्त था जब साल 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और इसके बाद RSS ने अपने वर्करों को भाजपा में ज्वाइन करवाना शुरू कर दिया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह में एक समानता थी, दोनों लीग से हटकर सोचते थे और यही बात उन्हें बाकी RSS वर्करों से अलग करती थी। शाह को पहला ब्रेक थ्रू मिला साल 1991 में, जब उन्हें गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे लाल कृष्ण आडवाणी की कैंपेन का जिम्मा सौंपा गया। उस वक्त तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी में गहराना दोस्ताना हो चुका था
और अब तो लाल कृष्ण आडवाणी का हाथ भी उनके सर पर था। साल 1995 में जब भाजपा ने पहली बार गुजरात में सरकार बनाई तो उसमें भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अहम भूमिका निभाई। उस वक्त कांग्रेस का रूरल गुजरात में काफी अच्छा होल्ड था, लेकिन उसी होल्ड को तोड़ने के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने हर गांव में मुखिया के बाद दूसरा प्रभाव रखने वाले लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में इन दोनों ने 8000 के करीब ऐसे लोगों का नेटवर्क तैयार किया जो मुखिया का चुनाव हार चुके थे। उनकी इसी स्ट्रेटेजी ने गुजरात में पहली बार भाजपा को सत्ता में बैठा दिया। इसके बाद साल 1995 में ही शंकर सिंह बाघेला के साथ मोदी के मतभेदों के चलते मोदी को नेशनल सेक्रेटरी बनाकर गुजरात से बाहर दिल्ली भेज दिया गया और अमित शाह वहीं गुजरात में रहकर भाजपा के संगठन को मजबूत करते रहे। अमित शाह ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा साल 1997 में, जब उन्होंने गुजरात की सरखे सीट से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। कहा जाता है कि अमित शाह को टिकट दिलवाने में मोदी का काफी बड़ा योगदान था, लेकिन अमित शाह भी नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा लगाकर हर जंग में उनके साथ खड़े रहे। जब साल 1998 में जब केशुभाई दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने मोदी से कन्नी काटनी शुरू कर दी, तब भी अमित शाह एक अकेले ऐसे नेता थे जो इस जंग में मोदी के साथ चट्टान बनकर खड़े रहे। वो अकेले ही गुजरात में मोदी के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करते रहे, जिसके चलते साल 2001 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साल 2002 में अमित शाह की मेहनत रंग लाई, जब उन्हें गुजरात सरकार में होम मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट एंड लॉ मिनिस्टर बनाया गया। इसके बाद शाह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे भारतीय राजनीति में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। साल 2006 में गुजरात चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। उसके बाद साल 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में उपाध्यक्ष के पद पर भी सेवाएं दी। अमित शाह ने यहाँ भी नए नियम कानून बनाए। पहले 24 रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ी को ही बीसीसीआई की ओर से पेंशन मिलती थी, लेकिन अमित शाह ने एक नया रूल पास करवाया, जिसके तहत अगर कोई भी खिलाड़ी गुजरात के लिए अगर एक भी मैच खेलेगा तो उसे ताउम्र पेंशन दी जाएगी। लेकिन शाह के राजनीतिक करियर में मुश्किलें आनी शुरू हुई साल 2010 में, जब सीबीआई ने उन्हें 2005 में हुए सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त अमित शाह को 3 महीने तक जेल में रहना पड़ा और जब उन्हें जमानत मिली इस शर्त पर कि वो 2 साल तक गुजरात नहीं जा सकते। लेकिन अमित शाह तो अमित शाह ठहरे। उन्होंने उन 2 सालों में भी दिल्ली में रहकर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ संपर्क बनाने शुरू कर दिए और फिर आया साल 2013। 2014 में लोकसभा चुनाव था और पिछली बार के 2 लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद भाजपा इस बार कोई मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहती थी और अमित शाह ये अच्छे से जानते थे कि पार्टी के पास नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि जैसा कोई और नेता नहीं है। देश के बड़े पत्रकारों में से एक राहुल कनवाल बताते हैं कि साल 2013 में जब मोदी को बीजेपी की इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन चुना गया, उस दिन उनकी मुलाकात गोवा में अमित शाह से हुई। तब शाह ने उनसे कहा कि हमारा नेशनल प्लान तैयार है और हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। शाह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी महासचिव के तौर पर काम किया और उन्होंने उत्तर प्रदेश में वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस चुनाव में यूपी में भाजपा की झोली में 80 में से 73 लोकसभा सीटें डाल दी, जिसके चलते 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अकेले अपने दम पर 282 सीटें जीतने में कामयाब रही और नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। असल में शाह ने 2014 के चुनाव में टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वोटरों को पकड़ने के लिए लखनऊ कार्यालय की काया ही पलट दी। शाह ने एक आईटी सेल का गठन किया और भाजपा के इस वॉर रूम में कॉल सेंटर भी बनाए गए, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता मिस्ड कॉल देकर कार्यकर्ताओं की जानकारी लेते थे और इस सेंटर के जरिए भाजपा ने 20,000 नए कार्यकर्ताओं को भी जोड़ लिया। इस वॉर को चलाने में मदद करने के लिए आरएसएस से आने वाले सुनील बंसल बताते हैं कि अमित शाह ने साफ कह दिया था कि पार्टी वर्करों को अपनी बात सुनाने के लिए नेताओं का इंतजार न करना पड़े। इसके लिए बूथ लेवल पर कार्यकर्ता को फोन दिए गए।
जिनसे रोज शाम को रिपोर्ट लेकर बंसल को दी जाती थी और आगे बंसल वो रिपोर्ट रोजाना अमित शाह को देते थे। इसके जरिए ही कार्यकर्ताओं को चौकस रखने में मदद मिली, जिससे भाजपा ने यूपी में आम वोटरों तक अपनी पहुंच बना ली। 2014 में ही अमित शाह ने बैक रूम से निकलकर आगे खेलना शुरू कर दिया और महज 49 साल की उम्र में अमित शाह बीजेपी के युवा अध्यक्ष बनकर उभरे। शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने के साथ ही आरएसएस के काडर की बीजेपी में एंट्री होनी शुरू हो गई, फिर चाहे वो आरएसएस के कृष्ण गोपाल हो या फिर राम माधव। अमित शाह ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि भाजपा और संघ में तालमेल बना रहे। शाह ने 2014 के बाद इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की कि पार्टी में ज्यादा उम्र के नेताओं को धीरे धीरे रिटायरमेंट दी जाए और नई युवा ड्रीम टीम तैयार की जाए। शाह कड़े फैसले लेने से कभी पीछे नहीं हटे, जिसकी पहली मिसाल देखने को मिली साल 2014 में हुए हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में, जहां शाह ने भाजपा के क्षेत्रीय पार्टियों महाराष्ट्र में शिवसेना और हरियाणा में हरियाणा जनहित कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और दोनों राज्यों में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। इसके बाद अमित शाह और मोदी की जोड़ी का करिश्मा बदस्तूर जारी रहा। उधर साल 2016 में अमित शाह सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में क्लीन चिट ले चुके थे। साल 2017 में अमित शाह को यूपी विधानसभा चुनाव की कमान भी सौंपी गई और रिजल्ट तो जैसे पहले से ही हर कोई जानता था। भाजपा ने उस चुनाव में 403 सीटों में से 312 सीटों पर जीत हासिल की, यूपी में अपनी सरकार बनाई। अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा धीरे धीरे कर एक के बाद एक चुनाव जीतती चली गई और अमित शाह के ही कार्यकाल में भाजपा और सहयोगियों ने 21 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। ये करिश्मा भाजपा ने इससे पहले कभी नहीं किया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने जब 300 पार का नारा दिया तो विपक्ष ने भी इसे चुनावी जुमला ही समझा, लेकिन अमित शाह की रणनीतियों ने पूरे विपक्ष की हवा निकाल दी। भाजपा ने 2019 के चुनाव में फिर से वापसी करी और 303 सीटों पर जीत दर्ज करी। अमित शाह यहीं नहीं रुके, बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी भाजपा ने शानदार वापसी की और नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने। अमित शाह चुनावी मैदान में भी इस कदर खेलते हैं कि उनके विरोधी भी उनकी सराहना के बिना नहीं रह पाते। यही कारण है कि 2019 की जीत के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी और साथ में ये भी लिखा कि अब वक्त आ गया है कि जब कांग्रेस को भी एक अमित शाह की जरूरत है। नरेंद्र मोदी के लिए हर जीत का रास्ता खोलने वाले अमित शाह उनके साथ रिश्ते को काफी सरल व्यवहारिक रखते हैं। यही कारण है कि जब अमित शाह से उनके और नरेंद्र मोदी के रिश्ते को लेकर पूछा गया तो उनका जवाब था कि अगर नरेंद्र मोदी का हर काम करने में मैं सक्षम हूं तो मैं उनका बेस्ट मैन हूं और अगर कोई मुझसे भी अच्छा उनका काम करने में सक्षम है तो वो उनका बेस्ट मैन होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।